Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Alright, so in this video we'll be solving paper of 2018, paper 2, variant 2. Okay, let's start with the paper. It says each week Lay works 5 days and is paid $682. So for 5 days she is being paid $682. Acha, now each day she works from 8:45 to 12:15 and then from 1:15 to 5:30. ठीक है, तो पहले हमें कहता है कि कैलकुलेट लेज अर्ली रेट ऑफ पे, कि हर घंटे वो कितना पैसे बना रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 682 को विल डिवाइड बाय 5 ताकि मुझे एक दिन के पैसे मिल जाएं, विच आर 682 divided by 5. This will give you what? This will give you $136.4. तो वो पर डे $136.4 कमा रही है। सेकेंडली, अब वो ईच डे काम कितना कर रही है, तो यहाँ देखें 8:45 से 12:45 तक और 12:15 तक तकरीबन होंगे 3 hours and 30 minutes। ठीक है, when you subtract the time you'll get the answers। और 13:15 से 5:30 तक या 17:30 तक जो टाइम होगा वो होगा कितना, 4 hours and 15 minutes। तो टोटल टाइम उसका जो वर्किंग आवर्स है वो है 7 hours 45 minutes। ठीक है, क्योंकि मुझे टाइम सारा आवर्स में चाहिए, क्योंकि आर्ली रेट ऑफ पे चाहिए, तो व्हाट आई विल डू, मैं इस 45 minutes को आवर में कन्वर्ट करता हूँ, विच विल बिकम 45 डिवाइड बाई 60, दैट विल बी 0.75. तो $136 she is earning daily and she is working 7.75 hours a day. तो what you'll do, हम इसको 136.4 को will divide by 7.75 and our answer will become $17.6. So पर आवर उसको $17.6 मिल रहे हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट कहता है कार्लोस बाय a new bicycle. After 1 year he sells it for $231. He makes a loss of 16% on the price he paid. Calculate the price Carlos paid for the bicycle. Now see, हमें न्यू प्राइस बता रहा है which is 231, और जो लॉस है वो बता रहा है 16%। इसका एक बेसिक फार्मूला है कि न्यू वैल्यू ओवर ओल्ड वैल्यू, बेसिक परसेंटेज का फार्मूला है न्यू वैल्यू ओवर ओल्ड वैल्यू इक्वल्स टू 100 प्लस और माइनस एन, क्योंकि अभी लॉस हुआ है तो विल बी सब्ट्रैक्टिंग द परसेंटेज ओवर 100। तो ये सिंप्लीफाई होके हो जाएगा, न्यू वैल्यू इज 231, वी नीड टू सॉल्व फॉर एक्स, ये हो जाएगा 100 माइनस 16 ओवर 100। तो द वैल्यू ऑफ एक्स विल बिकम 231 टाइम्स 100 ओवर 84। तो द आंसर विल बिकम 231 टाइम्स 100 divided by 84। तो the answer will be $275। ठीक है, फिर सी पार्ट कहता है द एक्सचेंज रेट बिटवीन डॉलर्स एंड यूरोज इज $1 to 0.44 euros। Henry changed $850 to euros for his holiday. He spent $260 of them when he was on holiday. He changed the rest of the money back to the dollar एट द सेम एक्सचेंज रेट, इसी एक्सचेंज रेट पे उसने वापस भी कर दिया। कहता है कैलकुलेट हाउ मच डॉलर्स ही रिसीव, गिव योर आंसर करेक्ट टू नियरेस्ट डॉलर्स। तो हमें जो आंसर देना है वो नियरेस्ट डॉलर में देना। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें यूरोस कितने मिले। तो 1/0.44, $1 इज 0.44 euros विल बिकम 850 ओवर एक्स। तो जो हमें यूरोज मिले होंगे वो मिले होंगे 850 टाइम्स 0.44 विच विल बी 374 यूरोज, बिकॉज दिस विल गो देयर एंड मल्टीप्लाई और इजी आसानी से आंसर आ जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद उसने 260 यूरोज स्पेंड कर दिए, तो विल सब्ट्रैक्ट 260 विल बिकम 114 यूरोज। ठीक है, अब फिर उसने वापस कन्वर्ट किया इसी रेट पे, तो अब हमें डॉलर्स निकालने हैं और हमें यूरो चाहिए हमें 114। तो एक्स विल बिकम 114
divided by 0.44, which will be 114 divided, it will be 259.1, it will be 259.1, तो the nearest dollars will be $259. ठीक है, इसके बाद लास्ट पार्ट कहता है, इसका डी पार्ट कहता है अनिया हैज़ $3,000 टू इन्वेस्ट इन अ सेविंग अकाउंट फॉर 3 years. उसने 3 साल के लिए कुछ पैसे डिपॉजिट कराने. शी कैन चूज़ फ्रॉम 2 अकाउंट्स. एक अकाउंट ए है जो कि पर ईयर, देखें अब ये ईयर 1 के पे देता है 1.1% इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर पे इंटरेस्ट दे रहा है 1.1, क्योंकि किस पे, कितने अमाउंट पे, जो कि ईयर 1 के एंड में हमारे पास टोटल अमाउंट था. ईयर थर्ड में वो दे रहा है 1.4% इंटरेस्ट एडेड टू द एंड ऑफ ईयर 2 टोटल. और जो अकाउंट बी है वो हमें कह रहा है कि फिक्स कंपाउंड इंटरेस्ट रेट दे रहा है फॉर द 3 years. ठीक है, कहता है शी चूजेज द अकाउंट दैट विल गिव हर मोर मनी एट द एंड ऑफ 3 years. डिसाइड विच अकाउंट शी chooses and find the amount she'll receive she will have in her account at the end of the 2 years. ठीक है, तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ अकाउंट ए मुझे कितने पैसे दे रहा है. तो फर्स्ट ईयर में मेरी प्रिंसिपल आ रहा है, हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं which is 3000 into P. our rate of interest is 1.1 for the first year times year 1 ही होगा divided by 100, which will be 3000 into 1.1. This will become 3300 divided by 100. So this will be somewhere around $33. तो ईयर 1 पे जो उसको टोटल अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 3000 प्लस $33, which will be $3033. ठीक है, फिर ईयर 2 पे अब जो प्रिंसिपल है वो $3033 है, इंटरेस्ट आपके पास 1.2% हो गया. ईयर ऑब्वियसली 1 ही रहेगा क्योंकि इंडिविजुअल ईयर्स पे लग रहा है, तो द अमाउंट विल बिकम 3033 into 1.2 into 1 divided by 100, which will be 36.39, and then you add 3033 to it, it will become 3069.4. 3069.4. इसमें मैंने प्रिंसिपल ये वाला ऐड कर दिया ऑलरेडी. तो ईयर थर्ड के एंड पे हमें जो मिलेगा वो इस पे अब प्रिंसिपल हो जाएगा 3069.4 टाइम्स 1.4 into 100 divided by into 1 divided by 100, and then what we'll do, we'll add 3069.4 to it ताकि हमारा आंसर डायरेक्ट इसी में आ जाए. तो 3069.4 टाइम्स 1.4 divided by 100, this will be 42, and then you'll add 3069.4 to it, it will become 3112.4. तो अकाउंट ए जो है हमें इतना दे रहा है. अच्छा, सेकंड अकाउंट सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट रेट दे रहा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल प्लस 1 प्लस आर विच इज़ 1.3 अपॉन 100 पार टी. तो ये हो जाएगा, आप अगला करें 1.3 divided by 100 plus 1 cube. This will become, and then you multiply it with 3000. तो कैलकुलेटर में हम सॉल्व करेंगे, the answer will become 3118.5. ये हमें इतने डॉलर देगा. तो what will be doing, या वो कौन सा अकाउंट चूज़ करेगी, she'll be choosing account B and she'll be getting $3118.5 at the end of 3 years. So this is how you'll solve question number 1. Alright, moving forward, question number 2 says Jenny recorded the time in minutes of 40 movies. The table summarizes her result. अच्छा, 40 मूवीज़ का उसने टाइम लिया कि कौन सी मूवी कितना लास्ट कर रही है. तो 60 to 80 मिनट लास्ट करने वाली 2 थी, 80 to 100 7 थी, एंड सो ऑन. आगे कहता है ऑन द ग्रिड ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी
पॉलीगॉन। तो हाउ डू वी ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए याद रखिएगा व्हाट वी नीड टू डू, हमें इन दोनों वैल्यूज़ का मिड पॉइंट निकालना होता है। तो इसका मिड पॉइंट हो जाएगा 60 + 80 विल बी 140 डिवाइड बाई 2 विल बी 70, 100 + 80 will be 180 divided by 2 will be 90, then 110, then 130, then 150। ठीक है, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए मिड वैल्यूज़ आ गई, मिड पॉइंट्स आ गई है। लेट्स कॉल देम मिड पॉइंट। अभी हमें सिर्फ मिड पॉइंट्स को अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी प्लॉट करना है। तो 70 पे 2 है, 70 पे 2 है, 90 पे 7 है, 90 पे 7 है, अच्छा जी 110 पे 15 है, 110 पे 15 है, 110 ये लाइन है और ये 15 है। अच्छा 130 पे 11 है, 130 पे 11, 130 पे 11 आ गया, ठीक 11 ये लाइन है, यस 130 पे 11 है और लास्ट 150 पे 5 है, 150 पे 5, 150 पे, ठीक है। व्हाट वी नीड टू डू नाउ, हम बस इनको स्ट्रेट लाइन के साथ ज्वाइन कर देंगे। दिस विल बी योर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अच्छा एक चीज़ का और ख्याल रखिएगा कि हम लोग इनको ओरिजिन से ज्वाइन करने के लिए इसको 0 से मैच करेंगे और इसको भी लास्ट पॉइंट से मैच कर देंगे। दिस विल बिकम योर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। फिर आगे कहता है जेनी आस्क्ड 60 पीपल हाउ मेनी मूवीज दे हैड ईच वॉच्ड इन द लास्ट मंथ, द टेबल समराइजेस हर रिजल्ट। उसने पूछा कि कितने लोगों ने कितनी मूवीज़ देखी थ्रू आउट द लास्ट मंथ। तो द मीन वॉज 2.3। अब मीन आपको गिवन है, व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ पी एंड क्यू, और टोटल फ्रीक्वेंसी उसने दी हुई है विच इज 60 है, ठीक है। तो मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ एफ एक्स अपॉन सम ऑफ एफ, ये मीन होता है। एफ एक्स किस तरह से आएगा, ये एक्स है ये एफ है, दिस बीइंग एक्स दिस बीइंग एफ, ठीक है जी। तो निकाल लेते हैं, मीन हमें दिया हुआ है 2.3 इक्वल्स टू 0 टाइम्स पी प्लस 1 टाइम्स 14 प्लस 2 टाइम्स 15 प्लस 3 टाइम्स 7 प्लस 4 times q. Alright, let me do it here. Sorry, let me do it here, ठीक है। तो 4 times q plus 5 times 5 plus 6 times 2 over the total frequency is 60. So what we'll do, we'll multiply 2.3 by 60, ये हो जाएगा 138. Now 0 times p will be 0, it will be 14 plus 30 plus 21 plus 4q plus 25 plus 12, and then we'll solve for q now. So it will be 14 plus 30 plus 21 plus 25 plus 12, which will be 102. We'll subtract 138 by 102, it will become 36. तो 36 हो जाएगा, ये 36 will be equivalent to 4q, तो q will become 9. तो q की वैल्यू आ गई 9, you divide 36 by 4. अच्छा, सेकेंडली अगर मुझे p निकालना है तो now we know this is 9. तो what we'll do, we'll add them up, हम इन सबको ऐड करेंगे, we'll subtract it with 60 in order to get the answer. तो 60 माइनस कितना हो जाएगा, ये 14 प्लस 15 प्लस 7 प्लस 9 which is q plus 5 plus 2, and then we'll subtract it with 60, so the answer will become 8. ये 52 था, ठीक है। तो moving forward to next question, it says Jenny also asked which type of movie each of the 60 people preferred, ठीक है।
आगे आपको एक डेटा दिया हुआ है, हमें पाई चार्ट को कंप्लीट करना है। तो पाई चार्ट किस तरीके से कंप्लीट होगा, हमें कहता है कि एक्शन मूवीज़ देखने वाला वो आपको ऑलरेडी बना के दिया हुआ है पाई चार्ट पे। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, या इसका भी मैं एंगल निकाल देता हूँ। इसका एंगल निकालना आसान है। 24 एक्शन मूवीज़ के हैं, टोटल लोग हमारे पास 60 गिवन थे, और एंगल हमें निकालना है अपॉन 360। एक चीज़ याद रखिएगा, एंगल ऑफ सेक्टर हमेशा बराबर होता है कि जितना भी नंबर ऑफ़ पीपल है डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ़ पीपल एंड टोटल एंगल। तो ये हो जाएगा 24 टाइम्स 60, 24 टाइम्स 360 डिवाइडेड बाय 60, तो इट विल बिकम 144। ये 144 वाला सेक्टर आपको ऑलरेडी ड्रॉ करके दिया हुआ है। सेकंड हो जाएगा 15/60 इक्वल्स टू x over 360 which will become 15 टाइम्स 360 डिवाइडेड बाय 60, दिस विल बी 90। तो अभी 90 कैसे प्लॉट करेंगे, इसका ईजीएस्ट तरीका यही है कि हम क्या करें, जो भी हमें स्मूथ लाइन लगे, वो ज़रूरी नहीं है कि इसी लाइन पे बनाएं, हम इस लाइन से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन दिख रही है, तो इस पर हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे अपने डी का सेंटर रख के यहाँ से 90 डिग्री देखेंगे कि कहाँ पर आ रहा है, और ज़ीरो यहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ से स्टार्ट करके हम आएंगे क्योंकि इस लाइन से हम एंगल लेके चल रहे हैं। तो डी पे हम यहाँ पॉइंट एक प्लेस कर देंगे, देन व्हाट विल डू, विल रिमूव दिस प्रोटेक्टर एंड देन विल जॉइन दिस लाइन। सही है जी। यहाँ पर अभी एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं निकाल सक रहा हूँ मैं, क्योंकि आई डू नॉट या आई कैन नॉट यूज़ बेसिकली प्रोटेक्टर है। अच्छा, इसके बाद क्या कहता है, दूसरी लाइन बताता है 9/60 इक्वल्स टू x over 60 360। अच्छा, ये थे हमारे पास कॉमेडी। द थर्ड वन इज़ ड्रामा। ड्रामा के लिए हमें कितना एंगल बनाना पड़ेगा सेक्टर का, 9 × 360 डिवाइडेड बाय 60 विच विल बिकम 54। तो फिर अब यही करेंगे कि यहाँ पर अब हम प्रोटेक्टर रखेंगे, प्रोटेक्टर का सेंटर यहाँ पर होगा। विल स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 0 हेयर टिल 54। 54 पे हम, फॉर एग्जांपल यहाँ 54 आता है, 54 पे हम क्या करेंगे, एक पॉइंट बनाएंगे और इसको मिटा देंगे, ठीक है। इसको भी मिटा देते हैं, ये थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। इसी तरीके से जो हमने एंगल कैलकुलेट किया होगा वो 54 का एंगल हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास हो जाएगा ड्रामा। और लास्ट वन के लिए मुझे ज़रूरत नहीं है, व्हाट आई डू, मैं इन सबको ऐड करके 144 + 90 + 54 आई ऐड देम अप एंड सब्ट्रैक्टेड विद 360, तो भी मेरा आंसर आ जाएगा। तो 360 माइनस 144 माइनस 90 माइनस 54 विल गिव मी व्हाट 72। तो लास्ट जो एंगल मेरे पास आ जाएगा वो 72 का आ जाएगा, विच आर हॉरर मूवीज़, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सवाल कहता है, वन ऑफ दी 60 people is chosen at random. Find the probability that the person preferred drama or horror movies. ड्रामा, या तो वो ड्रामा प्रेफर करेगा या हॉरर मूवी। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ड्रामा हमारे पास कितने लोग हैं, 9/60, और हॉरर मूवीज़ वाले हमारे पास हैं 72/72, हॉरर वाले हैं 12, तो ये हो जाएगा 12/60। तो ये हो जाएंगे 21/60 विच विल बिकम 7/20, 7 टाइम्स 3 20 टाइम्स, ठीक है। फिर बोलता है 2 of the 60 people are chosen at random, calculate the probability that they both preferred comedy movie। तो 60 लोग चूज़ कर रहे हैं, तो पहले के लिए हमारे पास कॉमेडी की probability है 15/60, और दूसरे के लिए है 14/59 which will become 15 multiplied by 60, 15 divided by 60 into 14 divided by 59. So the answer will be 7/118. This will be your required answer. So this is how we'll solve question number 2. Alright, moving forward, the next part says solve. This is easy. You need to solve for x, so it will become 3x. 3 times 10 will be 30 equals to 12 minus 7x. Then you shift variables to one side and constants to other, so it will become 12 minus 30, ये हो जाएगा 10x equals to minus 18.
x will become minus 18 over 10 which will be minus 1.8. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में वो हमें कहता है सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन विच आर इजी. अच्छा, इधर मुझे दिख रहा है कि y का क्योंकि कोफिशिएंट 1 है तो मैं सेकंड इक्वेशन को अगर 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ थिंग्स विल गेट ईजियर. ये हो जाएगा 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 28 और ये हो जाएगा 6 3 टाइम्स 18x प्लस 3y इक्वल्स टू 27. नाउ व्हाट आई डू, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. इट विल बिकम 22x इक्वल्स टू 28 प्लस 27 55. तो x will become 5 over 2 and this will be 2.5. Now what we'll do, we'll place the value of x in any of the equation. Let's say let's put it in equation 1 which is in this equation. तो ये हो जाएगा 4 2.5 minus 3y equals to 28. 4 times 2.5 will be 10 minus 3y equals to 28. You shift and there it will become minus 3y equals to 18. 28 minus 10 will be 18. So y will become negative 18 over 3 which will be 6. तो y minus 6 हो जाएगा, x 2.5 हो जाएगा. The C part says alright, तो we need to factorize it. अच्छा, ऊपर वाला हिस्सा फैक्टराइज आसानी से हो जाएगा इसमें से. जस्ट वी नीड टू टेक v कॉमन. अच्छा, नीचे वाले पार्ट में हमने मिडिल टर्म ब्रेकिंग करनी है. तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग का इजी तरीका यही है कि हम फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं विच विल बिकम 48v² नेगेटिव. क्योंकि लास्ट टर्म नेगेटिव है तो एक चीज़ समझिएगा कि जो भी फैक्टर्स ये स्प्लिट होंगे इसमें एक पे साइन पॉजिटिव होगी एक पे नेगेटिव होगी और ऑब्वियसली बड़े वाले फैक्टर पे नेगेटिव साइन होगी क्योंकि हमें मिडिल टर्म जो ओरिजिनल है वो नेगेटिव में गिवन है. ठीक है, तो मैं 48 के फैक्टर्स बनाता हूँ और उसको फिर मिडिल टर्म ब्रेकिंग करता हूँ विच विल बी 224 टाइम्स 2 12 टाइम्स 2 6 टाइम्स 2 3 टाइम्स एंड 3 1 टाइम. तो 16 माइनस 3 विल बी 30. तो ये हो जाएगा 2v² माइनस 16v प्लस 3v माइनस 24 विच विल बिकम v माइनस 8 ओवर 2v. वी टेक कॉमन हेयर फ्रॉम बोथ ऑफ दीज टर्म्स. इट विल बिकम v माइनस 8. सेकेंड में से भी मैं 3 कॉमन निकालता हूँ. इट विल बिकम v माइनस 8. तो ये हो जाएगा v इंटू v माइनस 8 ओवर 2v प्लस 3 and v minus 8. v minus 8 cancels out. It will become v over 2v plus 3. So this is the answer of the question number 3. Alright, so moving forward it says a universal set contains 1 to 18 elements. तो इसको मैं लिस्ट डाउन कर देता हूँ ताकि सवाल समझना थोड़ा सा आसान हो जाए. ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18. ठीक है. अच्छा, x प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर अप टू 18 विल बी 2 3 5 7 11 13 एंड 17. ठीक है, और b हमें ऑलरेडी उसने लिस्ट करके दिया हुआ है. तो a के एलिमेंट्स क्या होंगे, a के एलिमेंट्स हो जाएंगे प्राइम नंबर. सो 2 3 ऑलरेडी यहाँ पर हम लिख चुके हैं. तो बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे a के एलिमेंट्स हो जाएंगे विच विल बी 5 5 7 11 13 एंड 17. ठीक है, जो उसने पहले पार्ट में हमसे पूछा था कि भाई इलस्ट्रेट द इंफॉर्मेशन इन वेन डायग्राम. ठीक है, फिर आगे कहता है कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट b. तो सेट b के लिए वो हमें डिस्क्रिप्शन किस तरह से बना के देता है, x इज दैट x इज़ द फैक्टर ऑफ डैश. तो जब भी इस तरीके से सवाल आ जाए तो उसका ईजीएस्ट तरीका यही है कि हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं. एलसीएम हमें बता देगा कि कौन सा फैक्टर है नहीं है. तो 1 2 3 4 6 9 12 एंड 18. तो फैक्टर्स बनाते हैं. 2 1 टाइम्स 1 3 2 3 9 6 एंड 18. Then again 2 times, so 1 1 3 1 3 9 3 and sorry ये 9 हो जाएगा फर्स्ट टाइम के बाद, माय बैड, ये 9 हो जाएगा, यहाँ पर भी 9 आ जाएगा. ठीक है, then 3 3 1 1 1 1 1 3 1 3 and then again 3
तो ये इतना हो जाएगा, सारे एलिमेंट्स 1 हो जाएंगे। ठीक है, तो जो हमारे पास ये नंबर आ जाएगा ये आ जाएगा 2 टाइम्स 2 4, 4 टाइम्स 3 12, 12 टाइम्स 3 36। तो x आर द फैक्टर ऑफ 36। ठीक है जी। फिर क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। अगर मैं सबको यूनियन कर दूँ तो हाउ मेनी एलिमेंट्स डू आई गेट, तो मेरे पास टोटल एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यूनियन में आ जाएंगे 13 एलिमेंट्स। फिर कहता है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट बी। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, तो ए कॉम्प्लीमेंट करता हूँ तो ए के सारे एलिमेंट्स ख़त्म हो जाएंगे, और जब मैं उसको इंटरसेक्ट बी से करता हूँ तो सिर्फ बी के एलिमेंट्स रह जाएंगे। तो सिर्फ बी के एलिमेंट्स मतलब ये वाला पोर्शन मेरे पास आंसर में आ जाएगा। तो सिर्फ बी के एलिमेंट्स क्या क्या हैं, 1 4 6 9 12 18, 1 4 6 1 4 6 9 12 एंड 18। फिर हमें कहता है फाइंड द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 140 एंड 770। इट इज़ ईजी, 140 एंड 770 का एलसीएम निकालना। विल स्टार्ट विद 2 270 टाइम्स, 2 3 टाइम्स, 2 8 टाइम्स, 2 5 टाइम्स। Then what we'll do, we'll start with 5 5 1 times, 5 5 4 times 20, then 5 7 times 35, 5 7 times 35. Then again we'll divide it with 7, it will become 2 and 11, then 2 and then 11. So the LCM will become 2 times 5 times, 2 times 5 times 7 times 2 times 11. This will be your answer 1540। ठीक है, फिर इसके बाद बोलता है रेक्टेंगुलर फील्ड मेजर 450 मीटर्स बाय 306 मीटर्स। द होल स्क्वायर फील्ड इज डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल स्क्वायर प्लॉट्स। हमने क्या करना है, इसमें से स्क्वायर प्लॉट्स निकालने हैं। विद नो लैंड रिमेनिंग, फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल साइड ऑफ द लेंथ ऑफ द स्क्वायर। मुझे स्क्वायर की लार्जेस्ट पॉसिबल लेंथ निकालनी है कि कितना बड़ा स्क्वायर मैं उसमें से बना सकता हूँ। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग ऐसे सवालों के लिए ACF निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, 450 और 306 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 450 के फैक्टर्स, 450 के आपके पास फैक्टर्स आ जाएंगे 2 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 5 टाइम्स, देन 3 75 टाइम्स, देन 3 25 टाइम्स, देन 5 टाइम्स एंड देन 1 टाइम्स। और 306 के फैक्टर्स आ जाएंगे 2 1 टाइम्स, 5 टाइम्स एंड देन 2 3 टाइम्स, then 3 5 times 1 times, then 3 17 times and then 17 1 टाइम। तो 450 के फैक्टर्स हमारे पास हो जाएंगे, 450 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, और 306 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। तो हमने इसका क्या करना है, हमने ACF निकालना है। ACF के लिए हम कॉमन एलिमेंट्स को या कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, विच विल बिकम 2 इंटू 3 इंटू 3, विच विल बी 2 3 टाइम्स 6, 6 3 टाइम्स 18। तो जो लार्जेस्ट साइड आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 18। तो ये आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 4 का। ऑलराइट, तो मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 5, इट सेज OAB is a sector of circle, center O and radius 11 centimeters, and angle AOB is 34. Find the length of arc AB। अच्छा, तो हमें AB आर्क की, इस आर्क की लेंथ निकालनी है, हमें इस आर्क की लेंथ निकालनी। तो लेंथ ऑफ आर्क का हमारे पास फॉर्मूला है एंगल फ्रॉम सेंटर विच इज़ x/360 2 पाई r, तो विच विल बिकम 134/360 2 पाई इंटू 11। इसको हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं। 134 डिवाइडेड बाय 360 टाइम्स 2 टाइम्स पाई टाइम्स 11, विच विल बिकम
25.7. तो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर. ठीक है. अच्छा, फिर कहता है कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू लाइन ए बी. अच्छा, अगर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करेंगे किसी भी वर्टेक्स से ट्रायंगल के, ये हमेशा 90 डिग्री पे आके फॉल करेगा. अच्छा, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा, ये भी साइड 11 है, ये भी 11 है, क्योंकि दोनों रेडियस हैं, तो क्या करेगा, इस एंगल को वो बाइसेक्ट कर रहा होगा. तो ये एंगल हो जाएगा 134 डिवाइडेड बाय 2 विच विल बिकम 67. तो दिस एंगल विल बी 67. व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू फाइंड द बेस है. ठीक है. तो बेस और हाइपोटेन्यूज हम कॉस में यूज़ करते हैं. कॉस 67 विल बिकम base, which is shortest distance, base over hypotenuse, which will become 11 times cos 67. So your required answer will be 4.29 or 4.30. ठीक है. तो 4.29 और 4.30, either way it will work. ठीक है. अच्छा, इसके बाद वो कहता है बी पार्ट, द वॉल्यूम ऑफ कोन. अच्छा, आपको फॉर्मूले गिवन है. अच्छा, द कोन हैज़ अ हाइट ऑफ 9.5 सेंटीमीटर्स एंड द वॉल्यूम इज 115 सेंटीमीटर क्यूब. नाउ इट सेज शो दैट द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 3.4 सेंटीमीटर, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस. तो मुझे इसका रेडियस निकालना है. वॉल्यूम ऑफ कोन इज 115 here. The formula is 1/3 pi r square, which we need to find h is 9.5 here. ठीक. तो we'll simplify it. It will become 115 times 3 divided by pi into 9.5. तो ये हो जाएगा 115 times 3 divided by pi divided by 9.5, which will become 11.56, which is r squared. तो रूट इसका हो जाएगा 3.39 और 3.4, correct to 1 decimal place. Now the second part says calculate the curved surface area of the cone. तो for curved surface area what we need to find, we need to find the slant height. सही है. तो slant height के लिए हम इसको एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर कर लेते हैं, जिसमें हमें बेस 3.4 गिवन है और हाइट, परपेंडिकुलर हाइट गिवन है 9.5, और हमें निकालना है hypotenuse, which will become 9.5 square plus 3.4 square. अच्छा, एक छोटी सी लॉजिक, इन केस इस पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट का आपका आंसर 3.4 नहीं भी आता हो, लेट्स से किसी भी वजह से 3.4 नहीं आता, तो सेकंड पार्ट में ये बात ख्याल रखिएगा कि कोशिश करें कि आप यही वाली वैल्यू लें ताकि आपका नेक्स्ट पार्ट का आंसर सही हो जाए. तो L squared will become 9.5 square plus 3.4 square, and then we take root of the answer, which will become 10.09 or 10.1. So let's make it this way. L will become 10.1. L will become 10.1. ठीक. अभी कर्व सरफेस एरिया इज पाई आर एल, विच विल बिकम पाई इंटू 3.4 इंटू 10.1. तो ये आंसर हो जाएगा 10.1 टाइम्स 3.4 टाइम्स पाई. दिस विल बी 107.88 और 108 अगर मैं इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखता हूँ. तो दिस विल बी आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. Alright, moving forward. Question number 6 says complete the table for y equals to x square upon 2 minus 3x plus 2. What we need to do, we need to place 1 here. सही है ना. हम यहाँ पर क्या करेंगे, x की वैल्यू -1 रख देंगे and then we'll find the value for y, which will become 1/2 plus 3, 1 divided by 2 plus 3
plus 2, तो the answer will become 5.5. ठीक है, ये 5.5 आ गया. Now what we need to do, we need to draw the graph for this curve. अच्छा, it says when x is -1, y is 5.5. तो this is 4 and 5. देखें यहाँ पर 4 to 6 10 यूनिट्स हैं और 2 ब्रेक डाउन किया हुआ है, तो it will become 2 divided by 10. 1 unit will represent 0.2 units. तो ये 4, 4.2, 4. अच्छा 5 यहाँ पर आ जाएगा, 5.2, 5.4 एंड 5.5. तो -1 पे 5.5 यहाँ पर आ जाएगा. फिर 0 पे 2 है, when x is 0 y is 2. फिर when x is 1 y is -0.5. -0.5 will be in the center here. फिर क्या आता है कि when x is 2 y is -2, x is 2 y is -2. then when x is 3 y is -2.5, तो 2.5 will be here. ठीक है. फिर when x is 4 y is -2, x is 4 y is -2. then when x is 5 y is -0.5, x is 5 y is -0.5, which will be here. और फिर कहता है when x is 6 y is 2. तो when x is 6 y is 2. अच्छा, हमने लास्ट वैल्यू नहीं निकाली थी, वो निकाल लेते हैं. 7 square is 49. 49 divided by 2 minus 21 plus 2 will become 5.5. ठीक है. तो when x is 7 y is 5.5 again. तो ये 5.5 somewhere around इधर आ जाएगा. ठीक है. तो what we need to do, we need to draw a smooth curve now. तो smooth curve कुछ इसका इस तरीके से, sorry, let me do it again. smooth curve इसका क्योंकि मैं ये पैड पे बना रहा हूँ तो इतना स्मूथ कर्व नहीं है. खैर, तो ये इसके आंसर हो जाएंगे. इसके बाद वो कहता है कि बाय ड्राइंग टेंजेंट एस्टिमेट द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट x इक्वल्स टू 1.5. तो x की वैल्यू 1.5 इस पॉइंट पे होगी. इधर हमने एक टेंजेंट बनाना है, तो लेट्स मेक अ टेंजेंट. ठीक है. जब x की वैल्यू 1.5 है तो y की वैल्यू है 0.1, 1.2, 1.4. तो एक तो वैल्यू आ गई 1.5 एंड -1.4. और दूसरा हम कोई और पॉइंट ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ले लेते हैं. जब x की वैल्यू है 0.5 तो y की वैल्यू है 0. तो हमारा ग्रेडियंट क्या बन जाएगा, y2 - y1 0 -1.4 ओवर x2 - x1. तो ग्रेडियंट हमारे पास आ जाएगा -1.4. ये हमारा ग्रेडियंट आ गया. इसके बाद वो कहता है कि complete the inequalities to describe the range of values of y which are greater than 0. तो अब देखें इस कर्व पे y की वैल्यूज़ ग्रेटर दैन 0 कहाँ कहाँ है. ग्रेटर दैन 0 मतलब इस लाइन से ऊपर वाली वैल्यूज़. सो इस लाइन से ऊपर वाली वैल्यूज़ कहाँ कहाँ है, देखते हैं हम x की वैल्यूज़ के x की वैल्यूज़ 0.8 से छोटी होनी चाहिए. x मस्ट बी लेस दैन 0.8 और 5.1 सही है. तो 5.1 से x की वैल्यूज़ ग्रेटर होनी चाहिए. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा टू द नेक्स्ट पार्ट. ठीक है. फिर आगे कहता है ऑन द सेम लाइन ड्रॉ ऑन द सेम ग्रिड ड्रॉ द लाइन 4y + 3x = 12. अच्छा, लाइन प्लॉट करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप क्या करें, x की कोई भी दो वैल्यूज़ ले लें जिस पे y के आंसर्स निकालना. तो लेट्स से x एक 0 ले लेते हैं. अगर x 0 होगा तो y विल बिकम
4y will be 12, y will become 3, तो एक पॉइंट आ जाएगा 0,3। दूसरे पॉइंट के लिए हम x की वैल्यू फॉर एग्जांपल 2 ले लेते हैं, तो 4x will become 2, 3 times x, 6 minus 12 will be 6, x will become 6 divided by 4 will be 1.5, तो दूसरी वैल्यू आ जाएगी 2,1.5। तो we'll plot these 2 points on the grid, 0,3, 0, when x is 0, y is 3, this will be the point, and the other one is 2,1.5, 2, when x is 2, y is 1.5, which will be here. तो सॉरी, लेट्स put it this way, ठीक है। तो इतनी बड़ी लाइन बनाएगा कि ये कर्व को कट कर दे दोनों तरफ से। ठीक है, ये हमारी लाइन प्लॉट हो गई। उसके बाद वो कहता है द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द कर्व आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। अब जब भी इस तरीके से इक्वेशन बोले, आपको बनाने के लिए बोले, और देखें कहता है कि एक्स कोऑर्डिनेट जो हैं इस पॉइंट के, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ऑफ लाइन एंड कर्व। तो लाइन एंड कर्व के अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 4y प्लस 3x इक्वल्स टू 12, और दूसरी जो हमें बेसिक इक्वेशन दी हुई है विच इज y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ओवर 2, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस 3x प्लस 2 माइनस 3x प्लस 2, ये दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसको भी इधर y का या तो सब्जेक्ट बना लें, या इस y की वैल्यू को इस इक्वेशन में हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो हाउ इट विल बिकम एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस 3x प्लस 2 प्लस 3x इक्वल्स टू 12। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम 4x स्क्वायर ओवर 2 विच विल बिकम 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 12x, और ये हो जाएगा प्लस का 8 प्लस का 3x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो a विल बिकम, देखें अगर मैं इक्वेशन को कंपेयर करता हूँ तो a विल बिकम माइनस 9 एंड b विल बिकम माइनस 4। तो a की वैल्यू विल बी माइनस 9, b की वैल्यू विल बी माइनस 4। तो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6. Alright, moving forward, it says Yacht says the triangular route shown, the bearing B from A is 135, ठीक है, BC is 3.7 kilometers, AC is 2.8 kilometers, and angle ABC is 42. Show that CAB is 62.2, correct to 1 decimal plus. ठीक है, तो what we need to do, we need to find this angle. ठीक है, ये एंगल निकालना है। जब भी हमें पता है दो साइड्स और दो एंगल का रिलेशनशिप, वो विल बी यूजिंग लॉ ऑफ साइन। तो इट विल बिकम 2.8 ओवर साइन 42 विच विल बी इक्वल टू 3.7 ओवर साइन x या साइन CAB। तो इट विल बिकम समवेयर अराउंड लाइक दिस, साइन x विल बिकम 3.7. This will go there and multiply upon sine 42 into sine 42 divided by 2.8, और फिर हम उसका इन्वर्स ले लेंगे। तो x will become something like this. हम ये बात याद रखिएगा, जब भी इस तरीके के सवाल हो पूरी वैल्यू एक साथ लिख देते हैं ताकि आंसर में डेसिमल प्लेसेस ज़्यादा डिविएटेड ना हो। तो इट विल बिकम 3.7 टाइम्स साइन 42 divided by 2.8. Then what we'll do, we'll take sine inverse of the answer, which will become 62.15 which will be 62.2. तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया। उसके बाद कहता है फाइंड द बेयरिंग ऑफ A फ्रॉम C. व्हाट वी नीड टू डू, हमने बेयरिंग A का निकालना है फ्रॉम C। तो व्हाट विल डू, विल मेक नॉर्थ ऑन C
एंड देन वी नीड टू फाइंड दिस बेयरिंग। अच्छा, अब ये बेयरिंग अगर मुझे चाहिए, क्योंकि बेयरिंग इज एंगल फ्रॉम नॉर्थ एंड एन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो मैं इस लाइन को ब्रेक डाउन करता हूँ, एक सेकेंड, इधर से इस नॉर्थ को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। ये पूरा एंगल 62.2 है, जिसमें से ये एंगल कितना होगा, ये यहाँ तक 180 डिग्री बनेगा अगर ये स्ट्रेट लाइन है। लेट मी रिमूव, 180 डिग्री बनेगा, तो ये पीछे रह जाएगा एंगल 180 माइनस 135 विच विल बिकम 45। तो यहाँ से यहाँ तक एंगल, ये जो एंगल होगा, ये एंगल हो जाएगा 45। अच्छा, ये अगर एंगल 45 है तो ये रिमेनिंग एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 62.2 माइनस 45 विच विल बी 17.2। तो ये 17.2 हो गया, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट एंगल है, ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल है, तो ये भी 17.2 ही होगा। तो द बेयरिंग विल बिकम 017.2, ठीक है। अगर इसकी वर्किंग शो करना चाहें तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगी कि ये पूरा एंगल 135.62.2, 135 प्लस 62.2 माइनस 180 विल बिकम 17.2, ठीक है। तो अच्छा, फिर इसके बाद बोलता है द यार्ड सेल्स फ्रॉम ए टू बी एंड A to B to C and then back to A. Calculate the total length of the route. तो total length of the route के लिए हमें क्या करना है, यार्ड पहले A से B आई, फिर B से C और फिर C से अगेन A आई, ठीक है। तो मुझे A to C डिस्टेंस भी पता है और C to B डिस्टेंस भी पता है, मगर मसला ये है कि A to B डिस्टेंस नहीं पता। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए विल यूज़ लॉ ऑफ कोसाइन टू फाइंड, या हम एक और काम भी कर सकते हैं कि लॉ ऑफ साइन लगाएं, हम ये वाला एंगल निकाल लेते हैं। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 42 प्लस 62.2 माइनस 180, सही है। तो ये हो जाएगा 62.2 प्लस 42 माइनस 180 विल बी 75.8, ठीक है। तो अब ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं, कोई सा भी लगाते हैं लॉ ऑफ साइन में। लेट्स से इट विल बिकम 2.8 ओवर साइन 42 इक्वल्स टू x ओवर साइन 75.8। तो दिस विल बिकम x will become 2.8 times sine 75.8 over sine 42. So this will be 2.8 times sine 75.8 divided by sine 42. So your answer will be 4.05, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया A to B वाला हिस्सा 4.05, ठीक। ये वाली लेंथ आ गई 4.05। Now it's easy, x is 4.05. What we need to do, we need to add those lengths, 4.05 plus 3.7 plus 2.8 plus 3.7 plus 2.8. So the answer will become 4.05 plus 3.7 plus 2.8. So the answer will become 10.55, या in 3 significant figure 10.6, ठीक है। तो this will be your required answer। अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा आंसर हुआ। ऑलराइट, तो मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 8 says कि OYC is a triangle, A is a point on OY and B is a point on CY, ठीक है। A is a point on this line OY and B is on CY, ठीक। आगे कहता है AB is parallel to OC, AB and AC are OC are parallel, मतलब this line and this line are
बोथ लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, ठीक है। तो आगे कहता है ए सी एंड ओ बी इंटरसेक्ट एट एक्स। ठीक है, ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुई हुई है। फिर कहता है प्रूव दैट ए बी एक्स। तो ए बी एंड एक्स, ये ट्राइंगल ए बी एक्स एंड सी ओ एक्स, सी ओ एक्स, ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। ऑलराइट, तो जब भी सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे ये बात याद रखिएगा कि उनके तीनों एंगल्स बराबर होंगे। तो पहले तो इस एंगल की बात कर लेते हैं, ए एक्स बी एंड ओ एक्स सी, दे बोथ आर वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स, तो ये तो लाजमी बराबर होंगे। ठीक फिर उसके बाद वो कहता है कि और कौन सा एंगल बराबर होगा, एंगल ए बी ए एक्स और लेट मी रिमूव दीस लाइंस। अच्छा जी, तो ये दोनों एंगल्स बराबर हो गए, ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं पैरेलल लाइन के। तो एंगल बी ए एक्स विल बी इक्विवेलेंट टू ओ सी एक्स, ये ऑल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस ए बी एंड ओ सी। ठीक है, और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमें कहता है कि ये वाला एंगल भी, ये तीनों एंगल भी बराबर होगा, ये भी ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है। तो ए बी एक्स एंड सी ओ एक्स विल बी इक्वल, अगेन ये भी ऑल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस बने हुए हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर होगा। तो नेक्स्ट पार्ट हमें कहता है कि वेक्टर ओ ए इज़ 3a, वेक्टर ओ सी इज़ 6c, सी बी रेशो बी वाई इज़ 1:2। ठीक है, तो हम अपनी डायग्राम पे मार्क कर लेते हैं। ओ ए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम ओ एंड मूविंग टूवर्ड्स ए। तो ये 3a है, ये 6c है। ठीक है, और ये रेशो दिया हुआ है 1:2, बी सी बी रेशो पी वाई हमें 1:2 दिया हुआ है। ठीक है, फिर कहता है फाइंड एज सिंपली एज पॉसिबल इन टर्म्स ऑफ ए एंड और सी ए बी। व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू फाइंड ए बी। अब समझिएगा बात, एक छोटी सी बात क्लियर होनी चाहिए कि वाई ओ सी ट्राइंगल एंड वाई ए बी ट्राइंगल आर सिमिलर। ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। क्यों सिमिलर हैं? देखें, ये वाई एंगल दोनों का कॉमन एंगल है, ये और ये एंगल, ये और ये एंगल दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। अब मैं इन टर्म्स ऑफ रेशोस अगर थोड़ा सा आपको दिमाग में हो कि अगर ये दोनों सी बी रेशो बी वाई 2:1 है, तो अगर मैं टोटल के मुताबिक बात करूँ तो टोटल वाई सी लाइन 3 पार्ट्स में है, जिसमें से 2 पार्ट्स ऊपर हैं और 1 पार्ट नीचे। तो अगर मैं रेशो बनाता हूँ सिमिलर ट्राइंगल्स का, तो ये समझिएगा बात, क्योंकि मुझे ये वाली लेंथ निकालनी है और बड़े ट्राइंगल की मुझे ये वाली लेंथ दी हुई है। ठीक है ना, तो ए बी और ओ सी रेशो, ए बी रेशो ओ सी, ए बी रेशो ओ सी, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा वाई बी रेशो वाई सी, वाई बी रेशो वाई सी। ठीक है, तो वाई बी हमें 2 पार्ट्स में है, वाई से लेके बी तक 2 पार्ट्स हैं, और वाई सी टोटल लेंथ है तो वो 3 पार्ट्स में हो जाएगी। This will become AB which we need to find. OC हमें given है 6C, 6C equals to 2:3। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा AB will become 2 times 6C upon 3 which will be 4C। तो AB will be 4C। ठीक है, फिर इसके बाद मूविंग फॉरवर्ड हमें कहता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ सी वाई। तो सी वाई देखें कितना होगा, फिर वही बात, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। ये पार्ट 1 है, अगर हर लेंथ इक्वल प्रोपोर्शन में टूटी हुई होगी तो ये भी 1:2 में टूटी होगी। अगर ये 3 है तो ये वाली लेंथ हो जाएगी 6a। तो अब मुझे अगर सी भी निकालना है तो आई नीड टू स्टार्ट फ्रॉम सी एंड मूव टूवर्ड्स वाई। ठीक है, तो मैं यहाँ से इस लेंथ में आऊँगा, क्योंकि आई एम मूविंग अपोजिट डायरेक्शन, तो इट विल बिकम -6c, और ये वाली लेंथ हो जाएगी
पूरी 3a + 6 है 9a, तो इसका आंसर हो जाएगा 9a + -6e, 9a - 6e। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट क्या आता है, फाइंड इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म द रेशो OX रेशो XB। अच्छा, तो OX सॉरी हमें निकालना है OX रेशो XB, ये रेशो निकालना है। ठीक है, हम ये पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि ABX और COX दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, और जो इसके अपोजिट वाली साइड है ये, और इसके अपोजिट वाली साइड ये, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, और AB और OC कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो वही फार्मूला रखते हैं कि इनकी लेंथ का रेशो हमेशा सेम होगा, ये बराबर होगा AB रेशो OC। ठीक है जी, सॉरी OX न्यूमरेटर में है। ठीक है, तो OX के साथ आएगी साइड OC, और OC और ये साइड आ जाएगी AB। तो ये हो जाएगा रेशो आपके पास 6 अपना कितना है ये 6c/4c, विच विल बिकम 3/2 या 3/2। तो आपके पहले पार्ट का आंसर ही हो गया। फिर कहता है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल COX, सॉरी फाइंड द रेशो ऑफ COX एंड ABX, COX एंड ABX। ठीक है, तो वही बात कर रहा है आगे कि COX और ABX, फिर वही इनकी कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स रख लेते हैं। इनका एरिया बराबर होगा 6c/2c², या इस तरीके से अगर नहीं करना चाहें तो ऑलरेडी हम रेशो डेवलप कर चुके हैं, डायरेक्ट रेशो रखते हैं तब भी आंसर सेम ही होगा। स्क्वायर के बराबर होगा ये, सॉरी ये 4c था, माय बैड। तो ये 6c/4c 3/2 विच विल बिकम 9/4, तो ये 9/4 हो जाएगा। अच्छा, लास्ट पार्ट हमें कहता है कि फाइंड द रेशो ऑफ AYB। अच्छा, तो AYB एंड ट्रेपेजियम OABC, OABC। ठीक है, तो हमें इसका रेशो निकालना, देखें इसके लिए भी हमने रेशो निकाला हुआ। हम क्या करते हैं, पहले पूरे ट्राइंगल का रेशो निकालते हैं, इस पूरे ट्राइंगल का YOC, ट्राइंगल YOC ओवर ट्राइंगल YAB, ये आपके पास बराबर हो जाएगा 3/2² के रेशो के, क्योंकि YOC की पूरी लाइन 3 पार्ट्स में है, YB is 2, तो ये रेशो आ जाएगा 9/4। अच्छा, अब मुझे YAB का रेशो मिल गया 4, और पूरे ट्राइंगल का रेशो मिल गया, ये वाला हिस्सा 4 है, ये हिस्सा 4 है, और ये पूरा हिस्सा कितना आ रहा है 9। तो अगर मुझे सिर्फ ट्रेपेजियम चाहिए तो ये सिर्फ ट्रेपेजियम हो जाएगा 9 - 4 विच विल बी 5। तो जो रेशो बन जाएगा, अब न्यू रेशो जो आ जाएगा YAB एंड OABC, सॉरी ये हो जाएगा 4/5। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। Alright, moving forward, question number 9 says, on Monday, Ravi goes on a 20-kilometer run. His average speed for the first 12 km is x km/h. Write down an expression in x for the time taken for the first 12 km/h. So we know speed is distance upon time. Speed is being x here, and distance is 12. We need to find time, so time will become 12/x when you simplify। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर उसने आंसर मांगा है मिनट में, और ये जो यूनिट दिया हुआ है km/h में, तो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू मल्टीप्लाई दिस विद 60 इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू मिनट्स। ठीक है, फिर आगे कहता है, तो इसका आंसर यही लिख दें, या इसको यूँ भी लिख सकते हैं 720/x, दिस विल बी अ रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, फिर कहता है हिज एवरेज स्पीड फॉर द फाइनल 8 किलोमीटर्स of the run is 1.5 km/h, slower than the first 12 km। सही, जो भी शुरू में थी, अब जो न्यू स्पीड है वो कितनी है, स्लोअर है। तो
कितनी स्लोअर है, 1.5 किलोमीटर स्लोअर है, तो इट विल बिकम x माइनस 1.5, ठीक है, फॉर द 12 किलोमीटर. राइट एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x फॉर द फाइनल 8 किलोमीटर r फॉर द जर्नी, ठीक है. तो फिर वही टाइम बराबर होगा डिस्टेंस विच इज़ 8 अपॉन स्पीड विच इज़ x माइनस 1.5. फिर यही आंसर आएगा. आवर्स में हमें आंसर देना है मिनट्स में, तो वी मल्टीप्लाइड विद 60, तो आंसर विल बिकम 480 ओवर x माइनस 1.5, ठीक है. फिर कहता है रवि टेक्स 110 मिनट्स टू कंप्लीट फुल 20 किलोमीटर. सो मतलब दोनों जो टाइम अगर मैं ऐड करता हूँ तो आंसर विल बी 110 मिनट्स. व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू सिंप्लीफाई एन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ इन दिस फॉर्म, ठीक है. तो करते हैं, तो इजी सवाल हो गया. 720 अपॉन x प्लस 480 अपॉन x माइनस 1.5 विल बी 110. तो इसका LCM लेते हैं, विल बिकम 720 टाइम्स x माइनस 1.5 प्लस 480 इंटू x ओवर x इंटू x माइनस 1.5 equals to 110. Now simplify it, it will become 720x minus 720 into 1.5 will be 720 into 1.5 will be 1080 plus 480x. You shift it here, it will become 110x square minus 1.5x, ठीक है. तो ये हो जाएगा 720 plus 480 will be 720 plus 480 will become 1200 x minus 1080 110x square 110 times 1.5 will be 165 minus 165x. Now shift the things on the other side, it will become 110x square minus 165x minus 1200x plus 1080 equals to 0, which will become 110x square minus 1365x plus 1080. अच्छा, इसमें से आई गेस 5 कॉमन निकल सकता है सब में से, तो 5 कॉमन निकाल देते हैं. 110 डिवाइड बाय 5 विल बिकम 22, इट विल बिकम 22x स्क्वायर. 1365 डिवाइडेड बाय 5 विल बिकम 273 minus 273x, and the last 1080 divided by 5 will become 216 plus 216 equals to 0. So this will be your required equation. ये उसने प्रूव करने के लिए कहा था. Then it says solve the equation, give your answer into 2 decimal place. Again this is easy. Now use quadratic formula in order to get the answer. Minus 273, sorry, a is 22 here, b is minus 273, c is 216. You simplify it, it will become minus 273 plus minus under root b square minus 4a, which is 22, c is 216 over 2a. You simplify it, it will become 273 square minus 4 times 22 times 216. This will become so this will become, take under root of it, it will become 235. So it will be 273 plus minus 235.63 divided by 44. Now simplify it. Once we added 273 plus 235.63 divided by 44 and 273 plus minus 235.63 divided by 44. So it will become 273 plus 235.63 divided by
44, it will become 11.55. The first answer is 11.56. Into significant figure. The other answer is 273 minus 235.63 divided by 44. So it will become 0.84. So these are the two required answer, which after rounding off will become 0.85. अच्छा, फिर B part says on Friday Ravi ran the whole 20 km at the same average speed that he ran the final 8 km on Monday. Calculate the time Ravi took to run 20 km on Friday. Give your answer in hours and minutes correct to nearest values. ठीक है जी, nearest मिनट्स. अच्छा जी, इसका आंसर हमने देना है नियरेस्ट मिनट्स में. ठीक है, तो बोलता है कि मंडे ऑन फ्राइडे वाले दिन रवि ने जितना भी डिस्टेंस भागा वो सेम स्पीड से भागा जो कि लास्ट 8 किलोमीटर भागा था ऑन मंडे. तो मंडे को लास्ट 8 किलोमीटर वो भागा है x - 1.5 से. तो हेयर द अप्रोप्रिएट आंसर विल बी 11.56. तो ये हो जाएगा 11.56 माइनस 1.5 विल बिकम कितनी स्पीड? आपकी स्पीड आ जाएगी 11.56 माइनस 1.5, इट विल बिकम 10.06. तो 10.06 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है. डिस्टेंस उसने भागा है 20 किलोमीटर. तो टाइम विल बिकम 20 ओवर 10.06. तो यू डिवाइड 20 divided by answer will become 1.98. तो एक बात तो क्लियर हो गई, 1 is complete hours और 0.98 को we multiplied with 60 in order to get minutes. तो ये हो जाएगा into 60 will become 0.98 multiplied by 60 will become 58.8. तो नियरेस्ट 59 मिनट्स हो जाएगा. ठीक है, तो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर. ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 10 says A is a point -4 -1 and B is 0.22 and the vector BC is 4 8. ठीक है जी, कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी. तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी आर इजी. मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2. दिस इज इजी, यू ऐड देम अप. -4 + 2 विल बी -2/2. ये -1 + 2 विल बी 1/2. तो द आंसर विल बिकम -1 and 0.5. ठीक है, तो पहला पार्ट का आंसर ये हो गया. फिर सेकंड पार्ट में वो कहता है फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ ए बी. यू नो ग्रेडियंट के लिए हम क्या करते हैं, y/x. ये हमें पता है कि जो बी सी ग्रेडियंट दिया हुआ है, और सॉरी हमें ग्रेडियंट निकालना है ए बी का, विच इज़ ईजी अगेन. सी, तो ग्रेडियंट इज़ y2 - y1 2 -1 ओवर x2 - x1 2 -4 विच विल बिकम -4. तो ये हो जाएगा 3/6 विच विल बी 1/2. तो द ग्रेडियंट ऑफ ए बी इज़ 1/2. ठीक है, फिर इसके बाद कहता है शो दैट बी सी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी. अगर परपेंडिकुलर है तो ग्रेडियंट ऑफ बी सी टाइम्स ग्रेडियंट ऑफ ए बी विल बी -1. ये कंडीशन प्रूव होनी चाहिए. हमने ग्रेडियंट ऑफ ए बी निकाल लिया, ग्रेडियंट ऑफ बी सी निकालना इज ईजी. हमें पता है ये चेंज इन वाई है, ये चेंज इन एक्स है. ठीक है, जब वो भी कॉलम वेक्टर होता है वो रिप्रेजेंट करता है चेंज इन एक्स और चेंज इन वाई. तो ये ग्रेडियंट बी सी का हो जाएगा -8/4 विच विल बी -2. तो व्हेन यू मल्टीप्लाई देम 1/2 टाइम्स -2 विल बी -1. तो ये बात भी प्रूफ हो गई. ठीक है, कि ये दोनों ग्रेडियंट -1 है. फिर कहता है ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी. मुझे कहता है ए बी सी डी एक ग्रेडियंट वो है, रेक्टेंगल है. ठीक है, तो अगर रेक्टेंगल है तो एक चीज़ हम लिख लेते हैं, जो हमें गिवन डेटा है उसको हम पहले मैनेज कर लेते हैं ताकि हमें
डी की वैल्यूज़ निकालना आसान हो जाए। हमें यहाँ पर दिया हुआ है पॉइंट ए, दिया हुआ है पॉइंट बी, दिया हुआ है बी सी गिवन है, और हमें पता है ए बी और बी सी दोनों परपेंडिकुलर। तो लेट्स से ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो पॉइंट डी यहाँ पर होगा। अब एक चीज़ और समझने वाली है कि जो ग्रेडियंट ऑफ बी सी है वही ग्रेडियंट ऑफ ए डी होगा। ठीक है, मुझे अगर जब भी हमने पहले भी बात की थी, अगर आपको नहीं पता तो पोजीशन वेक्टर की एक मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, पहले वो देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जब भी हमें कोई एक पॉइंट गिवन हो, दूसरे पॉइंट की वैल्यू निकालनी हो, तो हम पोजीशन वेक्टर्स की मदद लेते हैं। ठीक है, तो हमें एक चीज़ समझ में आई कि ग्रेडियंट ऑफ ए बी या ग्रेडियंट ऑफ बी सी और ग्रेडियंट ऑफ ए डी बराबर होगा सिमिलरली वेक्टर बी सी और वेक्टर ए डी, क्योंकि ये दोनों दोनों पैरेलल भी लाइंस होंगी, ये दोनों लाइंस पैरेलल भी होंगी, और सिमिलरली ये दोनों लाइंस इक्वल भी होंगी, तो इन दोनों का वेक्टर बराबर होगा। तो ये हमें पता है कि ए डी विल बी इक्वल टू ओ डी माइनस ओ ए। ओ ए वैक्टर हमें गिवन है विच आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए डी हमें वेक्टर बी सी के बराबर ही होगा, तो बी सी वैक्टर हेयर इज 4 माइनस 8। ओ ए हमें वेक्टर गिवन है 4 1 माइनस 4 माइनस 1, एंड व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू फाइंड वेक्टर ओ डी। ठीक है, तो ओ डी कितना हो जाएगा 0 और -7, तो डी कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी विल बी 9, माय बैड, -1 -8 विल बी -9, तो ये हो जाएगा -9। ठीक है, अच्छा लास्ट पार्ट कहता है कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर निकालने के लिए व्हाट आई नीड टू डू, मुझे एक तो लेंथ ऑफ ए बी चाहिए और फिर लेंथ ऑफ बी सी चाहिए। ठीक है, तो ए बी की लेंथ हमें कितनी गिवन है, ए बी की लेंथ हम उसके वेक्टर से निकाल सकते हैं या डिस्टेंस फार्मूला लगा लेते हैं, x2, तो द लेंथ ऑफ ए बी इज x2 minus x1 which will become 2 plus 4x square plus y2 minus y1 which will become 2 plus 1 3 square which will be 6 under root 6 square plus 3 square which will become 6.7। अच्छा BC की लेंथ निकालना इज इजी, BC इज 4 and -8। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस -8 स्क्वायर विच विल बिकम अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर विच विल बिकम 8.9। तो यू एड देम अप 6.7 plus 8.9, 6.7 plus 8.9, this will become, then you multiply it by 2, so the answer will become 31.3। 31.3 सही है, तो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। सही है, तो पेरीमीटर इज 2 times लेंथ प्लस विड्थ, you got length, you got width, you add them up, multiplied by 2, this is your required answer. Alright, so with this we come to end of this paper. If you want me to solve any other paper, do let me know in comments. Till then, wa alayna illal balagul mubin.